वेलकम ड्रॉपर स्टूडेंट। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी से जल्दी क्लासरूम को ज्वाइन करो। आज रवि लगता क्लास में बच्चे आए ही नहीं। आज मैंने एग्जैक्ट 9:30 पे क्लास शुरू कर दी ना। हाँ बेटा हर्षिता गुड मॉर्निंग। क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर है सभी को? बताइए। रोहित। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग रोहित। गुड मॉर्निंग। आंचल खन्ना गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी क्लासरूम में आ जाओ, कुछ बच्चे रह गए भाई। फटाफट आ जाओ भाई क्लास के अंदर। हालांकि आज ठीक 9:30 बजे क्लास शुरू हो गई है। चलिए आप ही लोगों से बात करना शुरू करते हैं। बताओ बेटा, पी ब्लॉक में कोई दिक्कत बच्चों को? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समस्या? बताइए मेरे को। तो पी ब्लॉक की अगर अच्छा। हाँ बेटा, तो बताइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। पूजा गुड मॉर्निंग। अच्छा रोहित पूछ रहा है, स्मोक स्क्रीन क्या होती है? स्मोक स्क्रीन क्या होती है? तो रोहित भाई, इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इस फैक्चुअल क्वेश्चन में जहां भी आपने पढ़ा है उसमें आप इसका आंसर ले सकते हो कि भैया, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे आओ भाई क्लास के अंदर। आ भी रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी आइए, एक बार फिर डिस्कशन करते हैं। जल्दी बताइए। जैस्मिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाई 9:35 हो गए हैं। हैं? और
जल्दी आइए। पूजा। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे भाई, जो हॉर्न सिग्नल था ना, जिसको पानी में फेंकते थे, वही कहलाता है आपका स्मोक स्क्रीन। वही कहलाता है स्मोक स्क्रीन। समझे भाई? अच्छा, पूजा ने डाउट भेज रखे हैं। क्या नाम लिख रखा है? चलो एक बार पहले मैं पी ब्लॉक खत्म कर दूं। पहले जितना पोर्शन बच रहा है, पहले मैं उसको खत्म कर देता हूं। फिर आगे की कहानी आपको बात करेंगे, आपसे डाउट्स लेंगे। बाकी ये बताओ, अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ ली? एक एक लाइन, एक एक शब्द, जो क्वेश्चन आने हैं वो सब इसी से ही आने हैं। सीधी बात है। तो आगे हो। कहां से पढ़ाना है? यहां से पढ़ाना है। ये टॉपिक आ गया, यहां से पढ़ाना है जी। नहीं बेटा, कई बार आप लोग नंबर नाम भेज दिया करो, क्योंकि नंबर मेरे पास सेव थोड़ी ना रहते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए, पहले एक बार मैं पी ब्लॉक खत्म कर दूं, उसके बाद जो है फिर आगे की बात करते हैं। देखो, हेलोजेंस फैमिली को हम डिस्कशन कर रहे थे, और उसकी हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। अब विषय उसके आगे जाने का है, और अगला विषय है क्लोरीन। इसे इन्होंने डिस्कवर किया था वगैरह वगैरह, ये इनकी प्रिपरेशन है, आगे प्रॉपर्टीज है। अगर आपके सामने एनसीईआरटी खोली है तो आपको दिख भी रहा है। मैं सीधा एक विषय पे आता हूं। देखो, मेरा विषय ये है कि अगर आप किसी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन लेते हो, यानी कोई क्लोरीन का आप कंपाउंड ले लो, जैसे HCl, और उसकी रिएक्शन किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो, तो हमेशा Cl2 बनेगा। ध्यान रखना इस बात का कि अगर कंपाउंड HCl है तो Cl2 बनेगा, और आगे चल के जब मैं Cl2 की रिएक्शन कराऊंगा तो HCl बनेगा। बस खत्म, खत्म। कैसे? देखो, आओ, ये HCl है, ये मैग्नीज का कंपाउंड है, ये NaCl है, ये मैग्नीज का कंपाउंड है, ये HCl है, ये KMnO4 है, ये HCl है, ये ऑक्सीजन है। कौन नहीं जानता कि ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? तो Cl2 हर एक में बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। बात खत्म हो गई। आलतू फालतू चीजें आपसे पूछी नहीं जाती। ये ट्रिक अपनी कॉपी में लिख ले भाई, यही काम आना है। हाँ, एक चीज याद रखना, ये जो ये वाली रिएक्शन है, जिसमें हम HCl की रिएक्शन डायरेक्ट O2 से करा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डिकॉन प्रोसेस कहते हैं। तो मेडिकल के एग्जाम में आ जाता है कि डिकॉन प्रोसेस अपा किसको कहते हैं। तो ये आपके लिए लर्निंग है। और एक बात और मैं बता दूं, क्या
कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो हमेशा एक सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है, और वो ज्यादातर डी ब्लॉक का ही होता है। और ये देखो कॉपर क्लोराइड डी ब्लॉक का कंपाउंड है। हो गई प्रिपरेशन, खटाखट खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में। चलो भाई, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला, जब नाइट्रोजन ने नाइट्राइड बनाया, ऑक्सीजन ने ऑक्साइड बनाया, तो फिर क्लोरीन क्लोराइड बनाएगा। देखो क्लोराइड 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 क्लोराइड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो क्लोरीन होती है, इसको हाइड्रोजन जो है वो बड़ा प्यारा है। क्लोरीन किसी से भी रिएक्शन करेगा, और अभी मैंने कहा HCl बनाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा था कि आप अगर ये याद कर लो कि अगर HCl है तो Cl2 बनेगा, और जब Cl2 आएगा तो HCl बनेगा। तो Cl2 को क्या हाइड्रोजन पसंद है, तो देखो Cl2 को H दिया, HCl बना दिया। Cl2 को हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया, HCl बना दिया। Cl2 को हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया, देखो HCl बना दिया। अब ये जो तीसरी वाली रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। मार्केट में जो तारपीन का तेल होता है ना बेटा, मार्केट में जो तारपीन का तेल होता है ना बेटा, वो जो है मार्केट में तारपीन का जो तेल होता है, उसका फार्मूला C10S16 होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टर्पेंटाइन ऑयल की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो कार्बन बनेगा और सारा हाइड्रोजन Cl खींच लेगा। अच्छा, अब अगली रिएक्शन। अरे बेटा, अगर आपने मेरी ट्रिक समझी हो तो मेरी ट्रिक ये है कि जब HCl हो तो Cl2 बना दो, जब Cl2 हो तो HCl बनाने का प्रयास कर दो। खत्म 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 खत्म। अब इसके बाद मैं आपके सामने देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। है कोई जो ऐसा पढ़ा दे? नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ कर तो रहा हूं यार, तारीफ तो कर ही रहा हूं। खैर ये तो देखो नहीं कह सकते कि अपनी तारीफ नहीं कर रहे हो, कर तो रहा हूं। देखो अब आओ, अब देखो ये वाली रिएक्शन। यार ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन नीट में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है कि अमोनिया की रिएक्शन जब Cl2 से होती है और अमोनिया एक्सेस में होता है तो क्या बनता है, तो NH4Cl प्लस N2 बनता है। और जब Cl2 एक्सेस में होती है तो NCl3 और HCl बनता है। इसको मैं समझाता हूं, देखो ये मैं ही समझा सकता हूं और कोई नहीं। देखो Cl2, ओके देखो ये Cl2 है, ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्या बनेगा HCl प्लस N2। भाई HCl ले लेगा, N2 फ्री। अब ये बताओ अमोनिया क्या है, एक्सेस में है कि नहीं, और अमोनिया बेस है, HCl क्या है, एसिड है, एसिड को बेस पसंद है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl प्लस N2। तो NH4Cl प्लस N2, देखो ये बन गया। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। आगे आओ, NH3 प्लस Cl2, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड HCl प्लस N2। अब कौन ज्यादा है, Cl2। तो N2 Cl2 से रिएक्शन करके NCl3 या NCl5 बना सकता है। NCl5 बनता ही नहीं है, NCl3 बन गया। हो गया आंसर। क्योंकि अगर एक्सेस में है तो रिएक्शन एक बार और करा दें, जो भी एक्सेस में। लेकिन खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब खूब पूछा जाता है। अब इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, क्लियर है। अब इसके बाद जो अगली ये रिएक्शन है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। खूब आती है, खूब आती, खूब आती, खूब आती है कि Cl2 प्लस NaOH अगर डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड होगा तो क्या बनेगा। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूं क्या हिसाब होता है। देखो कंसंट्रेट थोड़ा पावर ज्यादा है, डाइल्यूट क्या है, देखो बहुत आराम, मेरी ट्रिकी है। देखो देखो, जब Cl2 की रिएक्शन आप NaOH डाइल्यूट से कराते हो तो इसका मतलब पानी ज्यादा है, इसका मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं।
बस उसमें बेसिक मीडियम है। तो Cl2 की कल हाइड्रोलिसिस करने पे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो एक बनेगा HCl, एक बनेगा HOCl। और दोनों क्या है? एसिड है। और मीडियम कैसा? बेस। तो एसिड को बेस पसंद है, तो यहां से क्या बनेगा? NaCl। और यहां से क्या बनेगा? NaOCl। देखो ये बन गया। और ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। और अगर कंसंट्रेट कर दिया तो थोड़ी पावर और बढ़ गई, तो ये तो वही बनेगा HCl, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं सकता है। लेकिन ये बन सकता है HClO2, HClO3, HClO4, कुछ भी बन सकता है। लेकिन HClO4 तो बहुत अनस्टेबल होता है। नहीं, बहुत अनस्टेबल तो मैं ना कहूं, लेकिन ये कह सकते हो कि थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव होता है। तो उसको हम बनाने की कोशिश कम करते हैं, लेकिन वो होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये बन जाए HClO3, क्योंकि कंसंट्रेटर में थोड़ी पावर बढ़ गई ना, तो थोड़ा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अब ये भी एसिड, ये भी एसिड। और मीडियम कैसा है? बेस। तो क्या बनेगा? NaCl प्लस NaClO3। ये देखो बन गया। तरीका ही वही है। HCl हो तो Cl2 बना दो, Cl2 है तो HCl बना दो। और अगर हाइड्रोलिसिस है तो एक HCl बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन OH भी इसी को मिलना है, तो या तो HOCl बना दो या HOClO3 बना दो। HClO4 हम बनाते नहीं है, क्योंकि उसकी थोड़ा एक्सप्लोसिव नेचर ज्यादा होता है। बस इतनी बात है। और बेटा, अगर वही मैं बेसिक मीडियम NaOH की जगह पे क्या ले लूं? CaOH का होल ट्वाइस ले लूं, क्योंकि अगर बेस ये है तो बेस तो ये भी है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ कैल्शियम, यहाँ NaOCl था, यहाँ CaOCl बन जाएगा, बस। और इसी को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इतनी बात है। जो रिएक्शन ये है वही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अगर मैं आगे चला जाऊं, तो आगे चले जाने के बाद में मैं इसको हटा देता हूं, फिर एक बार फीडबैक लूंगा। ये तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में तो आप पढ़ लेना, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, मीथेन मीथेन है ना। यहाँ अब अपने को पता है कि ये जो Cl2 है ना, Cl2 अगर पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, तो क्या बनता है? HCl और HOCl। और मैं शायद कल बता चुका हूं कि चाहे HOCl हो चाहे कोई भी हो, वो सब अनस्टेबल होते हैं, सभी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हेलोजन का बॉन्ड टूटने के लिए बनता है। तो अगर इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो ये फिर टूट के HCl प्लस O बना लेता है। और जो HCl प्लस O देगा, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ब्लीचिंग एजेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि Cl2 को अगर पानी में डाल दो और हीटिंग कर दो तो HCl प्लस O मिलेगा, और इसी वजह से जो है हमारा क्या क्या क्या, बोलो क्या क्या, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये बताओ, अगर Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो खुद क्या बनाएगा? HCl। और जिसको ऑक्सीडाइज करेगा उसका चार्ट हम पहले बना चुके हैं, देखो। Fe+2, Cl2, मीडियम एसिडिक ले लिया, फेरस से फेरिक, और खुद Cl2 क्या बन गया? HCl। Na2SO3 है, Cl2 क्या बन गया? Na2SO4। और सिर्फ Cl2 क्या बन गया? HCl 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 HCl। और ब्लीचिंग एक्शन पहले मैंने बता दिया, Cl2 खत्म। अब भी किसी को याद ना हो तो वो हरिद्वार चला जाए, यहां से, यहां रहने की उसको कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ बेच बाच के बस पकड़ो और वहीं जाओ और वहीं अपना कैरियर बनाओ। पढ़ाई लिखाई आपके बस की बात नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या Cl2 समझ में आया बेटा? हैं? दो तीन पॉइंट्स ट्रिक्स बनानी है, उसको अपने दिमाग में रखना है, खटाखट खटाखट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बोलो। जल्दी बोलो, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। टेक्निक से पढ़ो, टेक्निक से, टेक्निक से। 11th 12th के बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है। रोहित, शुभम, पूजा, सब लोग कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात है।
तो आप सब ने जो है एक सुर के अंदर मेरे को बता दिया है। और एक बार पढ़ लेना भाई, बड़ी अच्छी सी बात है। जो ओ देते हैं वो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, बात समझ में आई? हाँ, एक क्वेश्चन बताऊं, इसमें एक बड़ा अच्छा होता है। ये देखो, ओजोन भी ब्लीचिंग एजेंट है और Cl2 भी ब्लीचिंग एजेंट है, और दोनों ओ देते हैं तो दोनों परमानेंट हो गए। लेकिन फर्क क्या है? Cl2 पानी के अंदर ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि सिर्फ Cl में तो ओ है ही नहीं, लेकिन ओजोन बिना पानी के ब्लीचिंग एजेंट है। तो कई बार मेडिकल में यह भी क्वेश्चन बन चुका है कि किस कंपाउंड को ब्लीचिंग एक्शन शो करवाने के लिए आपको पानी चाहिए और किसको पानी नहीं चाहिए। तो वेरी इजी, जिसके फार्मूले में ही ऑक्सीजन हो वो विदाउट वाटर काम चलेगा, लेकिन सिर्फ Cl2 में तो ओ है ही नहीं, तो पानी दो, वहीं से ओ आएगा, वहीं से ओ। और जैसे SO2 है, उसका ब्लीचिंग एक्शन जो होता है SO2 का, वो टेम्पोररी होता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो H देती है, और उसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी होता है। ये ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया बेटा? हाँ हाँ। तो इस तरीके से आपको मैंने पढ़ा दिया है। एक और है HCl, कैसे बनता है, क्या बनता है। तो जब HCl इतना पढ़ा दिया है तो इस टॉपिक को खुद ही पढ़ लियो, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है। ये लास्ट में एक्वारिजिया दिया हुआ है, 3 पार्ट HNO3 ले लो, एक पार्ट नहीं, 3 पार्ट HCl ले लो, एक पार्ट HNO3 ले लो, तो वो एक्वारिजिया ये सब बनता है। ये कोई खास टॉपिक नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। सेल्फ रीड मैंने बोल दिया, ये टॉपिक आप खुद तैयार करो। सेल्फ, क्यों सेल्फ? क्योंकि इसकी सारी रिएक्शन हम करा चुके हैं। आप कहोगे जी कहाँ कराई आपने, बताओ। अरे ये देखो, ये क्या है, NaCl। कल ही H2SO4 पढ़ा नहीं रहे थे? मैंने कहा था NaCl एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है, लेकिन इसमें जो HCl है वो मोर वोलेटाइल गैस है। तो अगर मैं इसको खूब गर्म कर दूं 420 तक, तो ये H2SO4 क्या कर देगा, यमराज के हाथों उठवा लेगा। ये लैंग्वेज थी कि नहीं थी? तो पढ़ा रखा है, पढ़ लेगा। हाँ, इशारों इशारों में समझो कि बहानी क्या है, बाकी तो कुछ नहीं रखा इस देश में, सीधी बात। हाँ, अब आता है कि क्लोरीन के ऑक्सी एसिड या हेलोजन के ऑक्सी एसिड और उनके स्ट्रक्चर ये वगैरह। देखो भाई, फ्लोरीन तो अपना ऑक्सी एसिड बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाने के लिए उसको जो है ना, बनाने के लिए जो है एक कंपाउंड ही बनाता है, HOF, और ये भी बेचारा बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 आएगी, और फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेगा। अच्छा, उसके बाद HOCl, HOBr, HOI, तो HClO भी मिलता है, HClO2 भी बनता है, 3 भी बनता है, 4 भी बनता है, सारे बनते हैं। लेकिन इसमें HOBr बनता है, ये वाला नहीं बनता। ये वाला बनता है, ये वाला बनता नहीं, बनता होगा कोई बात नहीं, अनस्टेबल तो ही है। कुछ इतने ज्यादा अनस्टेबल होते होंगे कि सर्वाइव नहीं करते होंगे। अच्छा, ये भी नहीं बनता होगा, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, लेकिन सभी अनस्टेबल है, सभी अनस्टेबल है। ठीक। और अब मैं बताता हूं कौन सा ऐसा कंपाउंड है, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके चारों ऑक्सी एसिड बने हो, तो क्लोरीन है। तो चार में अब मैं इसके नाम बताता हूं, इसके नाम क्या क्या लिखे हैं। एक का तो नाम लिखा है पर क्लोरिक, एक का नाम लिखा है क्लोरिक, एक का नाम लिखा है क्लोरस, एक का नाम लिखा है हाइपोक्लोरस, लिखा है। तो पता टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि अगर कोई एलिमेंट 4 ऑक्सी एसिड बनाता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी होती है, उसके नाम में पर इक आता है। फिर उससे कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम आता है इक, फिर उससे कम वाले का नाम आता है अस, और उससे भी कम वाले का नाम आता है हाइपोअस। तो देखो, पर क्लोरिक, पर इक, फिर आता है क्लोरिक इक, फिर आता है अस, और फिर आता है हाइपोक्लोरस। और फिर इसमें सारे एसिड हैं, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये भी कोई सोचने की बात है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें जितना ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, पीरियोडिक टेबल में हुआ था, तो उसका उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होता है।
और अगर ऑक्सीजन कंटेंट बराबर हो, जैसे मान लो HOF भी दे दिया जाए, HOCl भी दे, ये तो छोड़ दो, ये तो कंपाउंड होते ही नहीं, HOCl, HOBr, HOI दे दिया जाए, तो इसमें तो ऑक्सीजन कंटेंट बराबर है। अब इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जिसकी साइज छोटी होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो HOC, वही जो कहानी हम आपको सुना चुके हैं, उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन। सर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ओ भाई, किसका स्ट्रक्चर? जैसे मान लो किसी ने कहा SClO4, SClO4, बोले स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्लोरीन डबल बॉन्ड O और एक OH तो होगा ही ऑक्सी एसिड। अब कै ऑक्सीजन बच गए? दो। तो डबल बॉन्ड O बना के देख लो, ऑक्सीजन ने कै बॉन्ड बनाए? 2 4 6 7, 7 क्लोरीन बना सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अब कोई कहे कि ये पी पाई बॉन्ड है या डी पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी निकालोगे तो आएगा sp3, और वो सारे सिग्मा बनाएंगे, और पी में 3 ही होते हैं, तो क्लोरीन अगला जो बॉन्ड बनाएगा वो डी से बनाएगा, तो यहां भी डी, यहां भी डी, यहां भी डी, और ऑक्सीजन तो पी देने ही देने हैं, तो तीनों ही बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। ये सिंपल से सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हो गया ऑक्सी एसिड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल सिंपल सी बातें आपको क्लियर होंगी, या ठीक है। अब आ जाएगी ये कंपाउंड, और वो कंपाउंड होता है बेटा, जिस कंपाउंड को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ बेटा, तो क्या एक बार पूछ लेता हूं, क्या ऑक्सी एसिड वाला कर लोगे? जितना मैंने बताया उतनी जानकारी से कर लोगे सारे स्ट्रक्चर? बोलो, पूछ लेता हूं। बोलिए। कर लोगे? हाँ, है ना? ठीक, हाँ बता देना, मैं पूछता जा रहा हूं ये थोड़ी ना खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो, अब आ जाओ, अगला कंपाउंड है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को पता कैसे शो किया जाता है? ये लिखा हुआ है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7, और 7 तक इनकी वैलेंसी शो हो सकती है। इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है कि पहला भी हेलोजन हो और दूसरा भी कोई दूसरा हेलोजन हो। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक्स होता है उसकी साइज बिग होती है, और जो एक्स डैश होता है उसकी साइज स्मॉल होती है। और जब 5 और 7 एटम लाने हो तो एक्स काफी बड़े होने चाहिए और ये छोटे होने चाहिए। तो इस एक्स की जगह पे ब्रोमीन या आयोडीन चलेगा, और यहां कोशिश की जाएगी कि फ्लोरीन चले या कभी कभी Cl आ जाए। जैसे आपने देखा होगा IF7, आई सबसे बड़ा, फ्लोरीन सबसे छोटा, तो बड़ा ही एटम छोटे छोटों को संभाल सकता है। तो एक बार फिर से सुन लो, जब एक्स डैश 5 और 7 लाने हो तो एक्स डैश बेस्ट चॉइस होती है फ्लोरीन, क्योंकि साइज सबसे छोटी होती है, और 5 में क्लोरीन चल सकती है, लेकिन 7 में तो क्लोरीन नहीं चलेगी, फ्लोरीन ही चलेगी। और यहां पे सेंट्रल एटम जो एक्स है, ये यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन नहीं चलेगा, यहां ब्रोमीन आयोडीन चलेगा, क्योंकि तभी वो संभाल सकते हैं। और ये सारे के सारे कंपाउंड्स इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब ये इन्होंने 1 3 5 7 क्यों बनाए? 2 4 6 7, मतलब 2 4 6 क्यों नहीं बनाए? वो आपको मैं बता चुका हूं कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो 1 होता है, फिर अगले एक्साइटेशन स्टेट में 3 होता है, फिर अगले में 5 होता है, फिर अगले में 7 होता है, वगैरह वगैरह सब वो बोलते हैं। तो ये इन्होंने रिएक्शन करवा रखी है, देखो IF7 लिख रखा है। तो Cl2 को F2 से कराओ तो ClF, Cl2 को F2 से और कराओ तो ClF3। अब तुम सोचो कि मैं फ्लोरीन और बना दूं, और यहां क्या सोचूं कि ClF5 बना दूं,
तो पता है क्वेश्चन इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये लिखाओ। तो आमतौर पे ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि एक्स डैश 5 लाना है, तो यहां पे या तो ब्रोमीन चलेगा या आयोडीन चलेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी रिएक्शन तो आसान है कि जितना Cl पास करोगे, अब जैसे ICl2 है तो ICl भी बन गया, ICl3 भी बन गया। 5 बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन देखो ब्रोमीन के साथ में फ्लोरीन 5 बन रहा है ना। तो एक अंदाजा लग जाओ, और रिएक्शन बड़ी सीधी सीधी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की वही प्रॉपर्टी होती है जो किसी हेलोजन की होती है, और सच मायनों में देखा जाए तो और बेहतर होती है। और हेलोजन की मेन प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों सर, बेहतर क्यों होते हैं? उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन ये है कि भाई जैसे ClCl है, ठीक है, और एक मैं ClBr ले लूं, ले लिया। ये हेलोजन है, ये इंटर हेलोजन है। क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है। बेटर कौन है? ये। क्यों? इनका बॉन्ड जल्दी टूटता था, इनका और जल्दी टूटता है। क्यों? लोन पेयर वाला रिपल्शन तो अब भी है, समझ में आ रहा है? लेकिन साइज मिसमैच और हो गई, तो जल्दी टूट जाएंगे, तो ये और जल्दी टूट जाएंगे। और जब ये और जल्दी टूट जाएंगे, ये जल्दी और टूट जाएंगे, तो ये और जल्दी रिएक्ट करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो कह सकते हो कि इनका बॉन्ड और जल्दी टूटता है, साइज मिसमैच होने की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी भावनाएं समझ में आ गई होंगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है भाई, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, पता क्या पूछा जाता है? ICl3 का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है, शेप कैसा होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग। ICl का कैसा हो गया, ClF3 का कैसा हो गया। तो वेस्पर थ्योरी तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी हुई है। कैसे करते थे याद करो। जैसे मुझसे किसी ने कह दिया कि ClF3 का क्या शेप होगा, ClF3 का, तो हम वेस्पर थ्योरी कैसे लगाते थे? Cl के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और इसमें भी 7 है, लेकिन 3 21, तो टोटल हो गया 28। 28 को हम 8 से डिवाइड करते थे, ये ट्रिक थी। 8 3 24, 4 बचा। जो यहां आता था वो बॉन्ड पेयर होता था, और जो यहां आता था रिमाइंडर, उसका आधा लोन पेयर होता था, यानी 2 लोन पेयर। यानी ऐसी शेप बनानी है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। तो अगर आप, मैं 11th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 12th के बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ड्रॉपर को पढ़ा रहा हूं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का जो शेप बनता था, सेंटर पे तो Cl, 5 की पॉइंट की ज्योमेट्री जो होती थी वो होती थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहां बॉन्ड तो 3 ही है। तो हम लोग क्या करते थे, 3 जगह पे तो Cl लिखते, F है, 3 जगह पे तो F लिखते थे, और 2 जगह पे लोन पेयर बनाते थे, और हम इसे टी शेप्ड कहते थे। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और आज भी पूछा जाता है ClF3 की शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ, BrF5 की बताओ, वगैरह वगैरह, फलाना बताओ, ढमका बताओ। तो जिसको वेस्पर थ्योरी की ये ट्रिक पता है वो फटाफट कर जाएगा। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट इस ट्रिक को पहले से ही जानते होंगे, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। जिसको नहीं जानते हैं, तो शेप बनाने का तरीका वेस्पर थ्योरी में, केमिकल बॉन्डिंग में यह होता है कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, और जितने टोटल आएंगे उसको 8 से डिवाइड कर दो। जो ऊपर आ जाए वो तो बॉन्ड बनाएगा, और जो नीचे आ जाए उसके आधे लोन पेयर बनाएंगे। अब ये देख लो कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, वो आपको पता ही होगा, उसमें मुझे क्या बताना है। तो इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर ही बना सकते हो। अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट में देखो
टी शेप, टी शेप, टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल, ये सब शेप दे रखी है और ये खूब पूछा जाता है। ये चीजें तो थोड़ी कम पूछी जाती हैं कि लिक्विड, कलरलेस, बॉइलिंग पॉइंट, इतना कौन याद रखेगा, लेकिन ये तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। याद क्या मतलब, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये तो याद कर भी नहीं सकते आप। ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, देख सकते हो 5 वाले ये बने हैं, 7 वाले ये बने हैं, 3 वाले ये बने हैं, ये बने। इसके अलावा आप समझ जाओगे कौन क्या बना, ये इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। ये चीजें काफी पूछी जाती हैं, ये वाला, इसकी शेप बताओ, इसकी शेप बताओ, इसकी। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा अलग, BrF5। तो अगर मैं BrF5 लूं, इसको हटा देता हूँ, एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो BrF5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसमें 7 पंजे 35, 42, 8 से डिवाइड कर दो, 8 पंजा 40, 2 बचा, ये तो 5 बॉन्ड बनाएंगे, और जो यहां आता है उसका आधा लोन पेयर। इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की ज्योमेट्री 6 की। तो 6 की ज्योमेट्री क्या होती थी? 6 की ज्योमेट्री होती थी ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में हम 4 जगह, 5 जगह तो बॉन्ड रखेंगे और एक जगह लोन पेयर रखेंगे जो कि ऊपर रखा जाता था, और इस जगह पे हर जगह फ्लोरीन आ जाता था। ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं, लेकिन जब यहां लोन पेयर आ जाता है तो एक पिरामिड खत्म हो जाता है, ऊपर वाला, तो नीचे वाला तो बस बचता है ना। तो इसका नाम क्या पड़ जाता था शेप का? स्क्वायर पिरामिडल। देखो कहीं लिखा है स्क्वायर पिरामिडल, देखो। तो जिसको वेस्पर थ्योरी की टेक्निक पता है वो भी इसको कर सकता है आराम से। लो जी, हो गई हैलोजन खत्म, हो गई हैलोजन खत्म। बाकी एक चीज और मैं बता दूं, देखो, हाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं, थोड़ी रीडिंग ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका पॉइंट है, बताओ बेटा क्या हैलोजन फैमिली समझ में आई? क्योंकि अब जो अंतिम फैमिली है वो तो बकवास है, उसमें तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन बताओ यहीं तक मेन पी ब्लॉक था। बोलो क्लियर हुआ बच्चों को? हाँ, शुभम ने देखो मेरे शाप करने से पहले, हैं, लो भाई दोबारा ट्रिक बता दी मैंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पता ही था कि 2-2 बार तो बच्चे पूछते हैं, लेकिन बाकी देखो शुभम है, जस्मिन है, आंचल है, इन्होंने देखो मुझे पहले ही बता दिया था कि हमने, मैं तो अभी बाद में निकाला स्क्वायर पैरामीटर समझाते समझाते, लेकिन उन्होंने फटाफट कर दिया। लेकिन जो जो कह रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसी से आएगा, मैं गारंटी लेता हूं वहीं से आएगा। चलो, अब अगली कहानी जो है वो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी जब पढ़ाने बैठे हैं तो फिर पढ़ा देते हैं, और वो ये है ग्रुप 18। अब आपके लिए ग्रुप 18 के मेंबर आ गए भाई, है ना? तो ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लॉक पी ब्लॉक होता है, और इसे हम +1 में भी पढ़ते हैं और इसे हम +2 में भी पढ़ते हैं, अब जाके खत्म होता है। तो जो ग्रुप 18 है, और आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, एस ब्लॉक की भी, पी ब्लॉक की भी, हाइड्रोजन की भी। यार मैं तो ये मानता हूं कि इनऑर्गेनिक पढ़नी ही एनसीईआरटी से चाहिए, इवन केमिकल बॉन्डिंग भी, और आपका दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेशन है वो भी एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए। मैं तो फिर एडामेंट हूं। ठीक है। तो अगर आप लोग कहोगे ना, तो इसी तरीके से हम आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, सिलेबस जल्दी भी खत्म हो रहा है और इफेक्टिवली भी खत्म हो रहा है। तो अगर आप लोग कहोगे ना, तो मैं कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी इसी मॉड में पढ़ा दूंगा। अरे भाई किसको नहीं पता लिगेंड क्या होता है? अब जो वहां मेन मेन बातें वही बतानी है आपको, कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, प्राइमरी वैलेंसी कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है। तो चीजें जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हैं और इफेक्टिवली खत्म हो जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि भाई इतना ही पढ़ना है, अगर आप आदेश दोगे तो खैर ये तो हो गई ग्रुप 18 की बात है। अब फिलहाल अगर मुझे अच्छा लगा, इससे काफी इफेक्टिव टीचिंग हो रही है। देखो ये लिखा है, वाई इज आईसीएल मोर रिएक्टिव देन I2। तो यही सब क्वेश्चन बनते हैं, ये इंटर हेलोजन है या हेलोजन है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। यार इनऑर्गेनिक आती है अपने को, हमारे सर ने ट्रिक बता दी सारी रिएक्शंस के लिए। देखा नहीं क्लोरीन को कैसे खत्म किया? क्या क्लोरीन में अगर क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लोरीन बना दो, और अगर वो किसी से रिएक्शन करता है तो HCl जरूर बनेगा, और आप सारे कर लो। अब चाहे आपने हाइड्रोलिसिस करी वहां भी HCl बना, चाहे आपने टर्पेंटाइल ऑन से रिएक्शन करी वहां भी HCl बना, चाहे आपने
डिस्प्रपोर्शनेशन कराया, वहां भी HCl बना। चाहे आपने उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तैयार किया तो भी HCl बना, चाहे वो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बनेगा तब भी बना। तो एक ट्रिक से सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि आपको एक बहुत इफेक्टिव टीचिंग मिलेगी, और इस इफेक्टिव टीचिंग में बड़ा मजा भी आता है कि हाँ यार, जो अपने को पढ़ना है वही डिस्कस हो रहा है। नहीं तो जब बोर्ड पे आते हैं तो आलतू फालतू चीजें ज्यादा डिस्कस हो जाती हैं कई बार, और काम की चीजें फिर कम डिस्कस होती हैं। चलो इधर आओ, जो हमारे नोबल गैस के सदस्य हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। रेडॉन भाई साहब को तो छोड़ दो क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है। इसका कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दो 1s2, और बाकियों का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, ये हम सब जानते हैं। कहां से मिलते हैं ये? 1% ये बाई वॉल्यूम एयर में होते हैं। फिर आगे क्या लिखते हैं? 1% बाई वॉल्यूम होते हैं आर्गन में, और उसमें आर्गन सबसे ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बताओ एयर में सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी है? तो आर्गन है ना। ये ऑर्डर होता है, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जीनन। ये चार गैसेस मिलती हैं, सबसे ज्यादा आर्गन मिलती है, फिर नियॉन मिलता है, फिर क्रिप्टन मिलता है, फिर जीनन मिलता है। इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है। आपने कराया जीरोक्स, आपने कराया जीरोक्स, इससे आपको याद रहता है कि भैया आपने जो है इस तरीके से जो है आपने कराया जीरोक्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भैया, हाँ, तो हमारे एयर में कौन कौन नहीं होगी? कौन कौन नहीं हो? एक तो हीलियम और दूसरा रेडॉन। रेडॉन कैसे आ जाएगा? वो तो रेडियो एक्टिव है। रेडॉन तो रेडियम से बनता है, मेडिकल में आ चुका है। और अगर हीलियम बनानी है तो कहीं नेचुरल गैस लिखा होगा, हाँ ये नेचुरल, तो हीलियम के लिए नेचुरल गैस लेते हैं। तो ये कंपोजिशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो। शुरुआत में जब जाते हैं, आओ भाई आओ, इसको हटा दो। अब जब शुरुआत में जाते हैं तो ये चार्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी पढ़ लेना, मुझे कोई खास बात नहीं कहनी है इसके चार्ट में, कोई खास बात नहीं कहनी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट इनका लो क्यों होता है? अरे भाई जब वंडरवॉल फोर्स होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहां से हो जाएगा, कम है होगा। अच्छा, उसके बाद यहां से मैं केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। वो ये है कि एक समय था कि हम इन्हें इनर्ट गैस कहते थे। एक समय था जिसमें हम इनको क्या कहते थे? इनर्ट गैस। तो अगर हम इनको इनर्ट गैस कहते थे तो इनर्ट का मतलब होता था जो किसी से रिएक्ट ना करे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बाल्टेलॉट था, कहीं लिखा होगा बाल्टेलॉट, मिल जाओ भैया, कहां? ये बाल्टेलॉट। उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। O2 की रिएक्शन PTF6 से कराई, ठीक, PTF6 से। तो क्या बना? O2 प्लस बना और PTF6 बना माइनस। ये बन गया प्रोडक्ट, क्लियर। कुछ इसका ऑरेंज कलर आ गया। बर्टेलॉट ने देखा कि जो O2 का डायमीटर है वही जीनन का है, जो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है ऑलमोस्ट उसकी भी है। तो अगर O2 रिएक्ट कर सकता है तो ये भी करेगा। तो उसने क्या किया? जीनन को PTF6 के सामने रिएक्शन कराई। तो क्या देखा? उसने जीनन प्लस बना, PTF6 बन गया, और यानी जीनन का कंपाउंड पहला पहला ये बना था। तो आपसे मेडिकल में ये पूछा जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द नोबल गैस डिस्कवर्ड, ये कंपाउंड है। उसके बाद तो हल्ला मच गया, अरे जीनन रिएक्ट करता है भाई, रिएक्ट करता है भाई, रिएक्ट करता है भाई, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच गया। लेकिन ये भी सच है कि इतनी आसानी से भी रिएक्ट नहीं करता, बहुत तगड़े बंदे आने चाहिए। तो जो तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे फ्लोरीन, वो जब आएगा तो रिएक्शन करेगा। और आज तक हम जीनन के दो ही तरह के कंपाउंड्स बना पाए हैं, या तो उसका फ्लोराइड और या फिर उसका ऑक्साइड। यही दोनों बेस्ट अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और जब हल्ला मच गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, इसके अलावा हमने थोड़े बहुत कंपाउंड, एक कंपाउंड और बनाया, लिखा है, देखो यहां लिखा भी है, द कंपाउंड ऑफ द क्रिप्टन आर फीवर, मतलब बहुत ही थोड़ा है। यही कंपाउंड थोड़ा हम अच्छे से जानते हैं।
तो मेडिकल वाले यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, कौन सा ऐसा कंपाउंड क्रिप्टन का है जो अब तक बना है। तो बुरी तरह से याद रखना, KrF2, KrF2। और रेडॉन F2 भी थोड़ा बहुत बना है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक से बना है, लेकिन ये तो कम ही पूछा जाता है, ये बनाया जाता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, ओहो अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, कि जो हीलियम गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 4.2 केल्विन। कितना है? 4.2 केल्विन। दुनिया में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होता है, और 4.2 केल्विन 0 केल्विन केल्विन के पास सही है, 0 केल्विन के बिल्कुल पास में है। और अगर 0 केल्विन के पास में है तो समझ सकते हो कि ये चीजें होती हैं। और इसी वजह से इसको कई सुपर कंडक्टर को बनाने में यूज किया जाता है। आप लोग मेडिकल में एक नाम सुनते होंगे, MRI, जिसमें चोट जब लग जाती है तो सही ढंग से दिखाई, एक्सरे से उतनी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ सकती, तो कहते नहीं लोग MRI करा लो। उसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और उससे जो इमेज बनती है बड़ी फर्स्ट क्लास बनती है, और छोटी सी छोटी चोट भी दिखाई दे जाती है। फिर डॉक्टर उसको डायग्नोसिस में यूज करते हैं, MRI। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि यूज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं कह तो रहा हूं, बस यही पढ़ो और पेंसिल से निशान लगा लो। और इसके बाद जब ये हल्ला मच गया कि अरे भैया जीनन के कंपाउंड फ्लोरीन से बन सकते हैं, तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, डायरेक्ट रिएक्शन कराना शुरू कर दिया। जीनन F2 में 2 बन गए, 4 बन गए, 6 बन गए। ठीक, क्यों सर 2 4 6 क्यों बने? बता देता हूं आपको। भाई इसलिए बने कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6, NP6 ये हो गए। अनपेयर्ड तो एक भी नहीं। चलो करो अनपेयर्ड। जब यहां इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा तो डायरेक्ट आपको अनपेयर्ड कितने मिलेंगे? 2। फिर अगली बार में 4, फिर अगली बार में 6, और अंतिम बार में 8। तो सर 2 बन गए, 4 बन गए, 6 बन गए, 8 क्यों नहीं बनता? बेटा 8 का स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि बन ही नहीं सकता, टूट जाता है। समझे? 7 तक तो संभव हो सकता था, लेकिन 8 नहीं बन सकता है। IF7, 7 तो आता ही है ना, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड आज तक तो सुना नहीं जिसमें फ्लोरीन 8 आ गया हो, क्योंकि 8 का भी स्टेरिक हिंड्रेंस खूब ज्यादा होता है। तो ये तो सिंपल सी रेखा है। अब मैं आगे आपको बात बताता हूं। जो हमने जीनन के कंपाउंड्स बनाए, कौन कौन से बन गए? जीनन F2, जीनन F4, जीनन F6, क्योंकि F8 तो बनता ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखो तो रिएक्शन क्यों होती है, क्यों हम रिएक्शन करवाते हैं। आपको अगर सर ये भी पूछने की कोई बात है, रिएक्शन क्यों कराओ, ये कोई बात हुई? रिएक्शन तो इसलिए होती है कि बंदा अनस्टेबल था, स्टेबल हो जाए। लेकिन तो पहले स्टेबल था, आपने इसको अब अनस्टेबल नहीं कर दिया। ये सारे कंपाउंड इतने अनस्टेबल हैं, इतने अनस्टेबल हैं कि अगर इन पे पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो धमाका हो जाता है। क्या बोला? पानी की एक बूंद भी इन कंपाउंड पे डाल दो, पूरा बिल्डिंग फट जाएगी। इसलिए इन कंपाउंडों को मैं कहता हूं जबरदस्ती के कंपाउंड, फालतू फितूर के कंपाउंड। जब अच्छा खासा बंदा स्टेबल बैठा है, क्यों छेड़ दिया आपने उसको? और अगर बना भी दिया तो जरा इसकी स्टेबिलिटी देखो, पानी की एक बूंद इसका सत्यानाश कर सकती है। इसलिए एक बात मैं बच्चों से कहूंगा कि जब रिएक्शन इतनी फास्ट करता है तो इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां हमें बताया जाता है कि फास्ट रिएक्शन की कोई मैकेनिज्म नहीं होती, सिर्फ आपको याद रखना है। इसलिए मैं बच्चों से कहूंगा, मैं 3 रिएक्शंस लिखने जा रहा हूं और तीनों आपको लिटरली याद करना पड़ेगा। नो मैकेनिज्म, क्योंकि फास्ट रिएक्शन की कोई मैकेनिज्म नहीं होती। जीनन F2 पानी डाला, बनता है जीनन प्लस HF प्लस O2। याद करो, कोई मैकेनिज्म नहीं, पता नहीं कैसे बन गया।
जीनन F4 प्लस वाटर, एक बनता है जीनन, एक बनता है जीनन O3 प्लस HF, ये बनता है, शायद O2 भी बनता होगा डेफिनेटली। और तीसरी रिएक्शन है जीनन F6 की, अगर हमने पानी डाला तो पहले बनता है जीनन OF4, फिर फटाफट बनता है O2F2 और फिर बाद में बनता है जीनन O3। ये तीन रिएक्शन है, 1 2 3। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि फास्ट रिएक्शन, और ये तो फास्ट नहीं सुपर फास्ट है, इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, लिटरली याद करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। जीनन के कौन से फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन होती है? ये चेक कर लो कैसे। यहां 4, यहां 0, यहां 6, 4 से 0 और 6 डिस्प्रपोर्शन, आगे कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं। दूसरा, जीनन हेक्साफ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या बनता है? पार्शियल का मतलब बीच वाला ही पूछ रहा है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। तीसरा, अच्छा ये मुझे बताओ, जीनन हेप6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी शेप कैसी होती है? तो जीनन O3। अब यहां केमिकल बॉन्डिंग आ गई, इसकी शेप कैसी बनेगी? निकालो ट्रिक। 8, जीनन के आउटर मोस्ट में 8, इसमें 3, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, 3 18, 18 8 26, 8 से डिवाइड करो, 8 त्रिक 24, 2 बच गए। जो यहां आया वो बॉन्ड बनाएंगे, जो यहां आया उसके आधे लोन पेयर, यानी शेप ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें 3 बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो, यानी 4 की। और 4 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो जीनन बनाया, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं बनाना है, 3 जगह बॉन्ड रखना है, 1 जगह लोन पेयर रखना है। तो आमतौर पे लोन पेयर ऊपर रखते हैं, ये ओ, ये ओ, ये ओ, और इस शेप को हम पिरामिडल शेप कहते हैं। और अगर वैलेंसी पूरी करनी हो तो हर जगह डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो वेस्पर थ्योरी और साथ ही साथ में ये नॉलेज आपको बतानी है। और यही, इसको छोड़ो, मैं भी बता रहा हूं ये क्या होता है। मैंने ये वाली रिएक्शन आपको करा दी है, ये देखो, और ये सब इनके सेब बने हुए हैं। ये सेब जितने भी बने हैं उसमें सबका कमाल किसका है? किसका कमाल है बच्चे? कमाल है, कमाल है, कमाल है किसका? वेस्पर थ्योरी का, जिसका स्ट्रक्चर नहीं, देखो ये, देखो ये भी मैंने XeO3 का बनाया है, बढ़िया। लेकिन अब मैं एक अंतिम रिएक्शन, ये तो पढ़ लिया आपने, अब जो मैं एक रिएक्शन बताना जो छूट गया मेरा, वो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, खूब आता है मेडिकल में ये क्वेश्चन कि सर जीनन F2 की रिएक्शन अगर PF5 से कराओगे तो क्या बनेगा? तो ये पानी तो है नहीं, पानी होता तो ये होता, और इसको मैं समझा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि कोई नहीं समझा सकता। क्यों? बम फटने की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। बम फटेगा ऐसा थोड़ी ना होगा, बम आएगा मेरे पास कहेगा कि मैं फट जाऊं, आप कहोगे नहीं पहले मैं चला जाऊं फिर फटना, फिर कहेगा नहीं मैं फटूंगा, अच्छा फट जाओ फटाक, ऐसा थोड़ी ना होता है। बम तो फटता है तो या तो उसके पहले की स्थिति पता होती है या उसके बिल्कुल बाद की स्थिति पता होती है, बीच में कुछ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगता है। तो इस वजह से वो बम फटने वाली रिएक्शन है और इनका कोई मैकेनिज्म नहीं बनता है, समझे भाई? और अब मैं अंतिम बात बता दूं, और ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो, ये काम बहुत जगह आएगा। देखो, 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और दोनों के पास फ्लोरीन हो, क्या हो? दोनों के पास क्या हो? फ्लोरीन हो। तो एक फ्लोरीन चाहे इधर से इधर कर दो, चाहे इधर से इधर कर दो, और कैटायन एनायन बना दो। जैसे इन्होंने क्या किया, देखो, एक फ्लोरीन यहां से उठाया, यहां दे दिया। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है और भी 5 है, इसका मतलब एक फ्लोरीन इधर जा सकता है। तो क्या बनेगा? XCF
प्लस और PF6 माइनस। बस समझ गए? ये देखो, जिस फैमिली का मेंबर फास्फोरस है उसी फैमिली का मेंबर एंटीमनी भी है, और वहां की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है और यहाँ 5 है, तो ये 6 हो गया, ये 1 हो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अनस्टेबल है। अगर ये प्लस माइनस बना लेंगे तो आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। लेकिन जरा लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला, MF की रिएक्शन अगर XCF6 से कराई जाए और MNA है, तो जैसे ये लिख दो, NaF प्लस XCF6, ये दे दिया जाए, बोले क्या बनेगा? ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, तो मेरी ट्रिक क्या है? फ्लोरीन को एक्सचेंज कर दो। अब अभी तक तो फ्लोरीन इधर से आता था, लेकिन सोडियम की वैलेंसी 2 तो हुई नहीं, होती नहीं, एक ही होती है, तो फिर तो यहां एक ट्रांसफर इधर होगा, और 7 तक तो जा ही सकता, 8 ना हो। तो इसका मतलब क्या बन गया? Na प्लस, और ये बन गया XCF7 माइनस। ये दोनों ही क्वेश्चन खूब आते हैं, तो ट्रिक याद रखना कि जब दोनों आमने सामने फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड आएंगे तो फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा, उसमें आपकी समझ बताएगी कि किधर से किधर फ्लोरीन को ट्रांसफर करेंगे। खत्म, पी ब्लॉक भी खत्म, ये टॉपिक भी खत्म, एक बहुत बड़ा ब्लॉक खत्म। आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए। शुभम और जैस्मिन के रिस्पॉन्स आ गए, क्या बाकी बच्चे सो रहे हो? अरे बता तो दो हाँ या ना में। पूजा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, तो समझ में आ रहा। राहुल, रोहित, सही है, ठीक। हर्षिता, यस सर, यस सर। आंचल खन्ना, आ गया सर। चलिए, पी ब्लॉक खत्म, और जब पी ब्लॉक आपका खत्म हो गया है तो फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात को करने में और बताने में भी कि भाई जी, अब जो है आप सभी ने, हाँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो एक काम करते हैं कि जब क्वेश्चन भेजे हैं तो मैं उनके डाउट्स ले लेता हूं। सारे बच्चे देखते रहो, समझते रहो, है ना? ओके, देखो मेरे सामने आंचल ने क्वेश्चन भेजे हैं, और क्वेश्चन मैं पढ़ता जाता हूं, आप सब लोग देखते रहो। देखो, आंचल ने एक सवाल पूछा, एक क्वेश्चन है कि फास्फोरस का ऑक्साइड है, उसमें पानी डाला, ए बना, उसकी हीटिंग करी, पी बना, प्लस सी बना, सी एसिड है, बी में पीएच बॉन्ड है, बी के कंपाउंड जो बना है उसमें पीएच बॉन्ड है, और फिर उसके बाद सी कंपाउंड को 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके डी बनाया। तो मुझे ये बताओ कि इसमें इनकरेक्ट क्या है? उन्होंने कहा है कि बी जो है वो पीएच3 है, बी जो है वो पीएच3 है, मैं लिख देता हूं। और दूसरा, डी इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है, मैंने कल बताया था, H4P2O7 होता है। ए इज H3PO3, H3PO3 होता है, ठीक है। और डी जो है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, डी डी कहाँ है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर मुझे P2O3 देगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ये देगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आंचल ने पूछा है, बड़ा मजा आया इस क्वेश्चन को देखकर कि ऐसे क्वेश्चन भी आपने मेरे पास ये किया। एलन की बुकलेट का ये क्वेश्चन है,
तो भाई इन्होंने कहा है कि सर ये बताओ कि क्या कुछ होगा। तो यहां पर इस तरह से इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहली बात तो देखना पड़ेगा कि शुरुआत ए अगर मैं S3PO3 ले लो, तो ए अगर मैं S3PO3 ले लो, S3PO3 ले लो, ले लिया, और अगर हीट कर दूं तो कल मैंने बताया था कि जिसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यहां क्या बनता था, एक तो बनता था PH3 और एक बनता था S3PO4 बनता था, और सी एसिड भी है, यानी ठीक चल रहे हैं। उसके बाद 200 डिग्री सेल्सियस हट करने से इससे वाटर निकलता था, ये बनता था, और इसको और हीट कर दें तो हीट करने से 2H2O निकलेगा, और 2H2O निकलने से क्या बनेगा, 2H2O निकलने से क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2H2O निकलने से 2H2O 4 P2O6, तो बनेगा P2O6, यही बनेगा क्या, नहीं P2O5 बनेगा, और यहां क्या लिखा है P2O3। पकड़ में गलती आ गई, इसका यही आंसर इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। बच्चों बताओ क्या समझ में आया। हाँ, हाँ। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आंचल ने मेरे पास जो सवाल पूछा है वो ये है, सवाल तो और भी हैं, कुछ ऊपर भी हैं, आ जाओ भाई। हाँ, ऊपर ये है, अगला है, अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराऊंगा तो क्या बनेगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस केस में CaCN2 बनता है प्लस C बनता है, ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। इसको हम नाइट्रोलिम कहते हैं, और ये एक फर्टिलाइजर होता है। ये रिएक्शन याद करनी है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट गैस होती है, तो इसकी रिएक्शन 1100-1200 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनता फर्टिलाइजर। ठीक है, इसकी कोई मैकेनिज्म कोई खास नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड पजेस जो ऑक्सीडाइजिंग भी हो, रिड्यूसिंग भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, ऑक्सीडाइजिंग भी हो, रिड्यूसिंग भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो। यानी अब उसमें चॉइसेस क्या दे रखी हैं, HNO3 दे रखी है, H2SO4 दे रखी है, HCl दे रखी है, HNO2 दे रखी है। मुझे सीधा सीधा इसका आंसर HNO2 नजर आता है, क्यों, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कौन करेगा, जो आगे पीछे दोनों घूम सकता हो। ये मैक्सिमम पे बैठे हैं, ये मैक्सिमम पे बैठे हैं, ये मिनिमम पे बैठे हैं, तो जो एक कोने पे बैठा है वो बीच में आगे पीछे नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा आंचल HNO2 है। मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। उसके बाद आंचल बेटा, आंचल बेटा, आंचल बेटा, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं आगे, अब अगला तो यार मेरे को लिखा नहीं है, लेकिन जो निशान लगा है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव अमोनिया इन एल्कलाइन मीडियम, कौन मुझे एल्कलाइन मीडियम में अमोनिया देगा। एक अमोनियम कार्बोनेट है, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तीसरा कौन है, तीसरा कौन है, तीसरा कौन है, अमोनिया क्लोराइड। उसके बाद ऑल ऑफ दीज, कौन मुझे बेसिक मीडियम में अमोनिया देगा। तो बेसिक मीडियम में अमोनिया तो सारे दे सकते हैं, क्यों, नहीं नहीं ये देगा, बताऊं क्यों। अगर मैं एल्कलाइन मीडियम लूंगा और मान लो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस में वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड को खींचेगा, तो वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। H2SO4 HCl इससे तो खींच सकता है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव अमोनिया इन एल्कलाइन मीडियम, अमोनिया कौन देगा। तो भाई अमोनिया कौन देगा, इसमें तो देगा, इसमें भी देगा, लेकिन मुझे अमोनियम कार्बोनेट में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ऑल ऑफ दीज भी है। फिर मजबूरी में इसमें मुझे डाउटफुल है, इसमें कहां से अमोनिया मिलेगी, क्योंकि इसमें वीक एसिड है।
लेकिन हाँ खींच तो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस इसको तो खींच ही लेगा इससे। चलो फिर ऑल ऑफ दीज कर लो। भाई स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो इससे खींच लेगा। एसिडिक पॉल्ट इससे तो वो खींच ही लेगा, कंफर्म है। लेकिन इससे भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खींच लेगा, और खींचेगा तो अमोनियम फ्री। फिर अमोनियम मिल जाएगा, मुझे मुझे अमोनिया मिल जाएगी, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन इसने पूछा है, सातवां क्वेश्चन, कि किसमें प्योर नाइट्रोजन मिलेगी। आप आचल भूल गए, जब मैं नाइट्रोजन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बेरियम एजाइड को हीट कर दो तो इसमें जो मुझे नाइट्रोजन मिलेगी वो प्योर मिलेगी। प्योर, ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद आपने कहा, अगर व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराता हूं पानी के साथ में, तो एक तो PS3 बनता है, और दूसरा क्या बनता है, तो दूसरा याद करो, मैंने समझाया था विद मैकेनिज्म, Na2H2PO2 बनता है। और ये रिएक्शन में ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो लीजिए, मैंने आंचल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्या आंचल आपको समझ में आए सारे क्वेश्चन, मुझे बताइए। बोलिए, आंचल के तो हो गए क्वेश्चन। इसके बाद, आंचल के बाद और किसने भेजा भाई? अजी, और किसने भेजा? अबे नाम लिख दिया करो, पता नहीं कौन किसको भेज रहा है यार। नाम लिखते नहीं हो, है मेरे यार। फोटो, नाम लिख के भेजा करो यार, ऐसे तो मैं कहाँ कहाँ बता दूंगा। मैं किसका किसका खोल के देखूं, इतने तो मैसेज आते हैं बच्चों के। हाँ जी। नेट ऑन है बेटा मेरा, नेट ऑन है, नेट ऑन है। अरे बेटा आंचल खन्ना, ये जो आलतू फालतू पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, ये छोड़ दो। वॉरफेयर स्मोक स्क्रीन क्या होती है? वॉरफेयर का मतलब होता है जो युद्ध के मैदान में होती है, और उसमें कोई एक्सप्लोसिव यूज होता है। कैसे राइटर, एक बार नेट से सर्च कर लो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, हो गया भाई। चलिए, अब पूजा के क्वेश्चन है। तो पूजा ने तो काफी क्वेश्चन भेज दिए, और मैंने जो एक नजर डाली है इन पे, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे। आपको हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैं दिखाता हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों पूजा पूछ रही, देखो देखो, दिखाता हूँ। आपको याद है R2SiCl2? अरे यार, हम लोग को पता है होता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। प्लस वाटर, तो ये सिलिकॉन का कंपाउंड था, तो R2Si और दो OH आ गए, याद है। उसके बाद जब हमने इसको पॉलीमराइज कराया था, तो आपको याद है मैंने सिलिकॉन्स बताया था। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि सिलिकॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक। तो लीनियर इधर भी जोड़ते हैं, इधर भी जोड़ते हैं, और क्रॉस लिंक ऊपर भी जोड़ते हैं। तो जो दो जगह से जुड़ेगा वो लीनियर है, जो तीन जगह से जुड़ेगा वो क्रॉस लिंक है। कै OH हैं? दो, तो लीनियर बनेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि लीनियर बनेगा कि क्रॉस लिंक बनेगा, तो लीनियर बनेगा। क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, और बिल्कुल इसी लैंग्वेज में आपसे बात करी थी। ठीक है, अगला, बकमिंस्टर फुलरिन क्या होती है? तो बकमिंस्टर फुलरिन कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। ये मैंने आपको खुद पढ़ने को कहा था। ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, ये कार्बन 60 होता है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। तो ये सब लिखा है। ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये रिफर्ड एज कार्बन 60 है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑल ऑफ दीज हो गया, खत्म। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा मेरे से, ये मैं कभी ऑर्गेनिक में आपको पढ़ा चुका हूं कि CHF3 और CSCl3 में। चलो बच्चों, बताओ सारे जो बैठे हैं, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन था? बताओ। अब ये क्वेश्चन मेरे से अब पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक में मैं करा चुका हूं, बोलो। हाँ जी।
हाँ जी। पहले एक बार जैस्मिन अभी रुक जाओ, एक बार मैं बच्चों की जरा प्रॉब्लम ले लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूं आप क्या पूछ रहे हो। हाँ, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक में कराया था कि यहां से H जाएगा तो यहां माइनस आएगा और उसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और वो इसमें नहीं हो पाएगी, और जहां बैक बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल ज्यादा हो, इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन यहां नहीं, ऑर्गेनिक में ही करा दिया था। अच्छा, फास्फोरस वाला तो हो ही गया। अच्छा, फिर कहते हैं अगला क्वेश्चन है, विच एलम इज ए डबल सॉल्ट मेड ऑफ टू सॉल्ट? विच एलम इज ए डबल सॉल्ट मेड ऑफ टू सॉल्ट? तो एलम में तो होते ही दो सॉल्ट है। इसमें लिखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अपना एलम क्या था, याद है कुछ? एलम का फार्मूला बताया तो था मैंने, K2SO4। हाँ ये था शायद, और कुछ था ना, एलम का फार्मूला दिया तो था मैंने, याद नहीं आ रहा मेरे को। कॉपी में एलम पढ़ाया हुआ है मैंने, और मैंने ये भी पढ़ाया हुआ कि लिथियम जो है वो एलम नहीं बनाता। तो मेरे हिसाब से अगर ये सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, और उन्होंने यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो एलम है वो वीक एसिड वीक बेस का है या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो जरा मुझे इसका बच्चों जवाब दो, क्या सही है ये? बोलो। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूजा ने भेजा है, वो कौन सा गैस होती है जो डेंटल सर्जरी में यूज होती है? तो आपको पता होगा कि एक लॉफिंग गैस होती है, वो डेंटल सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में यूज की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला है, H2S गैस चेंजेस द फिल्टर पेपर इन लेड एसीटेट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा रखा है आपको। कहा? जब मैंने आपको पीओसी पढ़ाई थी, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सल्फर की टेस्टिंग में हम लोगों ने लेड एसीटेट मिलाया था, जैसे H2S बना और उसमें लेड एसीटेट मिलाते थे तो पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता था। एक तो ये टेस्ट बताया था, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी बताया था। अब लगता सब भूल रहे हो तुम लोग, और वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने, हाँ। उसके बाद अगला, लेकिन देखो मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं फिर भी। विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट? हीलियम से नियॉन के बीच में अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, मोनोएटॉमिक नेचर, डिक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से इन्हीं में से, सी और डी में से होगा डिक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी और इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। ये केमिकल बॉन्डिंग का टर्म है, ये फजांस रूल का टर्म है। और आपको पता है कि अगर साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ये बात हम फजांस रूल में या तो हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो मैं इसको एड्रेस कर दूंगा। तो इन्हीं में से एक आंसर हो गया। उसके बाद अगला है, इन्होंने पूछा है कि बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जैसे इन्होंने लिखा हुआ है XCF6, XC आपका O2F2, इनमें कितने बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं? तो अभी मैंने वेस्पर थ्योरी कराई है, उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंटिंग करने का जो तरीका बताया है कि सब कुछ गिन के 8 से डिवाइड कर दो तो उससे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। जिससे जिससे आंसर मिल गया वो सही है, जिसका आंसर नहीं मिला वो गलत है। आप इसको कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लैथरेट, ये बताता हूं आपको, ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। क्लैथ, CLATHRA, क्लैथरेट। क्लैथरेट समझते हो क्या होता है? कि एक कंपाउंड है, उसमें बीच में होल्स, कोई चीज जाए और वहां यहां बैठ जाए ऐसे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लैथरेट्स कहते हैं। कोई कंपाउंड है, बीच में होल है उसके, और कोई चीज बाहर से गैस आए और अंदर बैठ जाए, उसको क्लैथरेट बोलते हैं। तो ये कहते हैं कौन सा क्लैथरेट नहीं बनाता है? चॉइसेस हैं क्रिप्टन, नियन, नियॉन, जीनन, और लास्ट पहले क्या है? क्या है?
एक और क्या है, हाँ सुन लो। तो आपको मैं बता दूं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन, इसमें हीलियम और नियॉन इतने छोटे हैं कि वो इस होल के अंदर घुस के बाहर आ जाते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते, तो फिर वो क्लैथरेट्स नहीं बनाते। हीलियम भी नहीं बनाता है और नियॉन भी नहीं बनाता। यहाँ हीलियम नहीं है, नियॉन दिया हुआ है। तो और अगर मुझे एक चॉइस करना होगा कंफर्म, तो हीलियम, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो बहुत छोटी होगी तो फिर अंदर ही, मतलब अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। तो क्लैथरेट ये हो गया। और उसके बाद लीनियर सिलिकॉन मैंने बता ही दिया है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कोल में एयर पास कर दो। तो कोल में, कोल कार्बन होता है, और आपको एयर पास कर दो तो CO बनेगा, और एयर में N2 भी होता है। एयर में तो N2 भी होता है, वो तो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं। और CO प्लस N2 को शायद मैंने बताया था प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस बन गई। उसके बाद है पांचवा नंबर, इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किस कंपाउंड को अगर मैं हीट कर दूं तो मुझे एसिड ऑक्साइड भी मिलेगा और बेसिक ऑक्साइड भी मिलेगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर CaCO3 है। अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो मुझे CaO मिलता है और CO2 मिलता है। CO2 एसिड होता है, COA बेस होता है। तो यही आंसर है इसका। तो मैंने 3 आंसर छोड़ दिए, जो सही था वो बता दिया। उसके बाद अब आप कहते हो कि अगर चारकोल, चारकोल क्या होता है, चारकोल क्या लिखा है, चारकोल कार्बन होता है। कार्बन की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से कर रहा हूं, तो मैंने कल ही परसों पढ़ाया है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो CO2 प्लस वाटर बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा। और यही इसका आंसर भी है। चॉइसेस पढ़ लो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं आयोडीन को जब हम बेंजीन के अंदर मिलाते हैं, आयोडीन के अंदर, बेंजीन के अंदर मिलाते हैं तो क्या होता है। तो बेटा ये एक थोड़ी सी जानकारी है कि आयोडीन जो होता है वो बेंजीन में मिलाओ और वाटर में मिलाओ तो मुझे लगता है कि आयोडीन की तो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती ही नहीं है, अभी कल ही परसों की बात है। लेकिन बेंजीन में नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा तो इसका जवाब होगा कि बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल होगा। बस, खत्म। कितनी देर लगी इतने क्वेश्चन को खत्म करने पे। एक क्लैथेरेट्स को छोड़कर अभी तक जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए सब मैंने करा दिए हैं। बताइए समझ में आया बेटा। हाँ, और अगर रिएक्शन बेस्ड कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसको आराम से पूछ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई। हाँ जी, करा दिया मैंने सारा। इन्हीं दो बच्चों की डाउट्स थी, है भाई। बाकी सब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने सारा कर लिया, है ना भाई। हाँ ओके। अब मुझे बताओ जैस्मिन, तुम क्या कह रहे थे, जल्दी बताओ। बोलो। जैस्मिन बेटा बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन बता दे। अच्छा, हाँ पूछा तो था। उसका जवाब अभी तक नहीं आया आपके पास? कहाँ गया? अभी तो इतने मैसेज बच्चों के आते हैं क्वेश्चन पूछने में। अभी भी 10 बच्चों के क्वेश्चन आए हुए हैं 11th 12th के हैं। अब कहाँ खो गया बेटा, एक बार फिर से भेजियो। जैस्मिन फिर से भेज, फिर से भेज वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन, फिर से भेज। हाँ भाई, क्या बच्चों को ब्लॉक केमिस्ट्री समझ में आ गई? अब तो D और F है, वो तो आसान है, कोई खास बात नहीं। कल D ब्लॉक शुरू करेंगे इसी स्टाइल में।
अच्छा बेंजीन, अरे बेंजीन, जब आयोडीन को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो अभी कल ही परसों बताया था कि आयोडीन तो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होती, फिर केआई मिलाते हैं तब जाके वो डिसॉल्व होती है। तो फिर तो बेंजीन में ही डिसॉल्व होगी ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और I2 भी नॉन पोलर है। तो हो गया भाई आंचल। अच्छा, उसके बाद जैस्मिन ने मेरे पास वो क्वेश्चन भेज दिया है, वो रिएक्शन ये है, N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। ये क्वेश्चन है, पूछा गया है किस केस में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, बताओ। पहली चॉइस है 14 ग्राम N2, दूसरी चॉइस है 4 ग्राम H2। नियम पता क्या होता है, पहले इनको मोल में बदल लो। तो मोल में 28 के हो गए 0.5 मोल, और इसके हो गए 2 मोल। फिर ट्रिक पता क्या होती है, जिसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, जो वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये तो 0.5 है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 0.6, ये ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यानी पहला आंसर तो नहीं है। दूसरा, 28 ग्राम N2 है और 6 ग्राम H2 है, तो 28 में इसके 1 मोल, इसके 3 मोल, तो 1/1 और 3/3 दोनों कम, दोनों बराबर है, यानी इस केस में दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन अभी इसमें ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों हो गए। अब मैं आगे देखना चाहता हूं कि आगे जो दिया हुआ है 56 ग्राम N2, तो 56 ग्राम में 2 मोल, और 10 ग्राम H2 में 5 मोल, तो 2/1 2, और 5/3, 5/3 2 से कम। ओ, तो इसमें भी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसमें ये है ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा आंसर ये है। और जो अंतिम ऑप्शन है वो 35 ग्राम N2 है ना, ये तो नहीं होगा। 35 ग्राम N2 का मतलब हो गया 35/28, यानी 1.2 कुछ, और 8 ग्राम नहीं, कितना, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम का मतलब हो गया 4 मोल, तो 4/3, तो ये ज्यादा हो गया। तो फिर तो बेटा इसका आंसर सी हुआ, है ना। बी भी हो सकता था, लेकिन बी से ज्यादा आंसर सी है। क्यों? क्योंकि बी में दोनों लिमिटिंग रिएजेंट, और इसने कहा बताओ, ये बताओ हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट किस में, तो सी आंसर होगा। क्या समझ में आया बेटा? हाँ बोलो, हो गया? ये आंसर समझ में आया, पहले ये बोलो। अब तुमने नया भेज दिया। हाँ, अब कहते हैं अंतिम क्वेश्चन है, विच सेट कंटेन, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। तो डाइपोल मोमेंट जीरो में एक चॉइस दे रखी है, देखो दो तो कंफर्म है कि उसमें जीरो नहीं है, लेकिन एक है बोराजीन और एक है SO3, और एक है बोराजीन और एक है BF3। दो चॉइस और हैं, जैसे SF4 और बेंजीन, और दूसरा क्या है, ClF3 और समथिंग SiF4। तो ClF3 अभी हम लोगों ने शेप बनाई थी, टी शेप्ड होती है, तो उसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। SF4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, सीसॉ, इसका भी जीरो नहीं होगा। तो फिर इन दोनों में से कुछ होगा, और अगर इन दोनों में से होगा तो बोराजीन तो दोनों में कॉमन है, और SO3 का भी जीरो होता है और BF3 का भी जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन के बेटा दो आंसर हुए। तो क्वेश्चन जहां से भी आपने पिक किया है उसका आंसर जो है SO3 का भी जीरो होता है, इसके दो आंसर है।
नहीं, अरे बोराजीन तो दोनों में कॉमन है, वो तो कोई विषय ही नहीं है, और नन ऑफ दीज कोई है नहीं, तो बोराजीन पर तो दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात BF3 और SO3, है ना? नहीं, डी भी है और बी भी है, दो आंसर है, कह तो रहा हूं ना। अरे भैया, क्वेश्चन कंप्यूटर में भी एक आध क्वेश्चन गलत होते रहते हैं, इसकी चिंता ना किया करो, यह हमारा हर दिन का काम होता है। ठीक है ना? हाँ, ये हमारा हर दिन का काम है। हाँ, बोराजिन का स्ट्रक्चर ये होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, N3B3S6, ये स्ट्रक्चर होता है। N के बाद में दो बी आते हैं, फिर N आता है, रिंग बना रहे हैं ना, फिर बी आता है, और हर एक से HH, ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्कस हुआ है बेटा, आप लोग भूल गए हो। और फिर यहाँ तीन बॉन्ड बनते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन BF बोराजीन का तो विषय ही नहीं है, वो तो दोनों में है। डेंगलिंग बॉन्ड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े बॉन्ड, टेढ़े मेढ़े बॉन्ड। ठीक भाई, हो गए? बोलिए। हाँ, आ गया याद ना? हाँ, पढ़ा रखा बेटा, क्या बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने कोई चीज ना पढ़ा रखी हो। चलिए, अब बताइए, हो गए डाउट्स? एक आध किसी के रह गए होंगे तो देख लेंगे, ठीक है? हाँ, वैसे कर दिए मैंने सारे सॉल्व। अब बताओ, सारे बच्चों को आ गया भाई पी ब्लॉक? तरीका ठीक है? और अगर ये तरीका ठीक है तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, और कल डी ब्लॉक शुरू करूंगा। बोलो हाँ या ना में? सिलेबस जल्दी से इफेक्टिवली खत्म हो रहा है। ठीक है, कल थोड़ा सा डी ब्लॉक पढ़ के रखियो भाई, ठीक है? हाँ, ओके। ओके भाई, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू, बाय बाय। हाँ।